एक बार अपन देख लेते हैं और फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें है मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए कोई फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम में जब आपको मल्टीनोमियल दिया होगा मतलब तीन से ज्यादा टर्म दिए होंगे। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन तीन से ज्यादा होगा तो उसको मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो एक दो क्वेश्चन आते हैं जो मल्टीनोमियल पर बेस्ड है। मल्टीनोमियल का कंसेप्ट आपको अभी आज बताएंगे, लेकिन बिफोर दिस जो कल आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन में अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट पेज है अपना। तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया था यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज समेशन आपको दिया था। क्वेश्चन है r from 0 to n minus 1 power r ncr in bracket 1 upon 2 power r plus 2 power 2r 7 power r 2 power 3r 2 power 4r और ऐसे ऐसे m टर्म्स आपको दिए थे। m टर्म्स तक जाना है। इसका सम आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्वेश्चन का, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये पूरा सिग्मा उठा के ये जितने भी m टर्म्स हैं ये सब पर अप्लाई होगा। ये जो पूरा टर्म है ये इस पे भी अप्लाई होगा, ये इस पे भी अप्लाई होगा और ऐसे m टर्म्स पर अप्लाई होगा। तो m टाइम्स हम इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखने का सबसे पहला जो तरीका है क्वेश्चन को, फर्स्ट वी राइट दिस क्वेश्चन सिग्मा r from 0 to n minus 1 power r ncr और 1 upon 2 पावर r, इसको ऐसा लिख दिया। फिर अब इसके साथ लिखेंगे तो फिर से वही सिग्मा r from 0 to n minus 1 पावर r ncr और ये जो टर्म आपको लिखा है ये 3 upon 4 पावर r हो जाएगा। एक और बार लिख लेते हैं सिग्मा r from 0 to n minus 1 पावर r ncr, ये 15/16 पावर r हो जाएगा और अप टू m टर्म्स तक हम इसको जाएंगे। एक टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म है यहाँ पर 7/8, उसके बाद आएगा 15/16। तो ऐसे m टर्म्स तक जाएंगे। इस एक्सपांशन को सबसे पहले आप ऐसा लिख सकते हैं और वंस वी राइट दिस, अब इसमें कुछ भी दम नहीं बची, क्वेश्चन में केवल इतनी दम थी। ये जो एक्सपांशन लिखा है यदि आप इसको देखेंगे तो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, अगले स्टेप में ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन है। ऐसे ये 1 माइनस 3/4 का बाइनोमियल एक्सपांशन है। ये 1 माइनस 7/8 का बाइनोमियल एक्सपांशन है और ऐसे चलते चले जाएंगे m टर्म्स तक है। बस इतना आपने लिखना है। और आफ्टर दिस ये जो 1 माइनस 1/2 है ये 1 अपॉन 2 पावर n, ये 1/4 पावर n, ये 1/8 पावर n और ऐसे ऐसे m टर्म्स। अब आप देख रहे हो कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया m टर्म्स के लिए। m टर्म्स तक आपने जाना है।
0, 1/2 n और ऐसे ऐसे m टर्म्स हैं आपके पास। r का वैल्यू 0 से लेके n तक है और m टर्म्स हैं टोटल। अब इसको लिखने का एक तरीका और देखें, ये जो 1/2 पावर 2n लिखा है, इसको आप 1/2 पावर n और उसका पावर 2 लिख सकते हैं। पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ये 1/2 पावर n उस पे पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 1/2 पावर होल पावर n 1 लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसका ये फर्स्ट टर्म है, टोटल m टर्म्स हैं, तो जीपी के m टर्म्स के सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ जीपी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है e मतलब फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/2 पावर n का कॉमन रेशियो है, उस पे नंबर ऑफ टर्म्स का पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स है m डिवाइडेड बाय 1 माइनस r यहाँ पर ये सम ऑफ m टर्म्स ऑफ जीपी है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में केवल 2 पावर n माइनस 1 बचेगा, और न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/2 पावर mn है, एंड द फाइनल आंसर इज 2 पावर mn माइनस 1/2 पावर mn और 2 पावर n माइनस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो कल आपको ऑप्शन दिए थे। तो कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। हाँ बोलो सर, वो कॉमन रेशियो कैसे आया? मतलब b और a को डिवाइड करके वो आंसर नहीं आएगा ना? कॉमन रेशियो आएगा वही। सर हाफ आता ना कॉमन रेशियो? क्यों? ऊपर स्क्वायर लगाया तो? इसको इससे डिवाइड करेंगे हाँ तो कितना बचेगा? सर 1/2 की पावर n तो कैंसिल हो जाएगा ना? अरे महाराज, ये देखो, ये सेकंड टर्म है, 1/2 पावर n का स्क्वायर है, ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 1/2 पावर n, ठीक है। और जब डिवाइड करोगे तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसा लिख लें, 1/2 पावर 2n डिवाइडेड बाय 1/2 पावर n। अब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो 1/2 पावर 2n माइनस n, तो ये 1/2 पावर n बचेगा। अभी समझ गए? हाँ सर, अब समझ। मतलब इसी पावर को हम एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मिलेगा। इसमें 1/2 पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n होगा, तो कॉमन रेशियो 1/2 पावर n का है। चलिए, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सर सेकंड स्टेप एक बार रिपीट करो ना। सेकंड स्टेप में ये एक्सपांशन लर्न करने हैं। ये जो आपने एक्सपांशन लिखा है, यदि आप इसको ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ और आपको एक बाइनोमियल एक्सपांशन लिख के बताता हूँ, उससे कंपेयर कर पाओगे। तो ऊपर वाला जो एक्सपांशन है, ये जो आप लिखते थे 1 + x पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन, जिसको आप लिखते थे C0 C1x अप टू Cn x पावर n। इसी को यदि आप लिखेंगे सिग्मा नोटेशन में, मतलब जनरल टर्म के नोटेशन में, तो ये लिखा जाएगा CR x पावर r। यहाँ CR का मतलब NCR है और R का वैल्यू 0 से लेके n तक है। ये इसका एक्सपांशन होता है।
अब यदि मैं इसमें x की जगह पर माइनस एक्स डाल दूं, जब आप x की जगह पर माइनस एक्स डालेंगे इस एक्सपांशन में, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव। अब जो बीच में जनरल टर्म आएगी उसका साइन आर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि सफिक्स ऑड है तो साइन नेगेटिव आएगा। तो जब आप जनरल टर्म यहाँ पे लिखोगे तो उसका साइन लिखेंगे -1 पावर आर सी आर एक्स पावर आर, ये बनेगी इसकी जनरल टर्म। तो मतलब जब आप इस पूरे एक्सपांशन का जनरल टर्म्स के टर्म्स में लिखेंगे वैल्यू, तो यही चीज आती है, बस इसके साथ साइन भर आता है, तो उसको हम -1 पावर आर लिख देते हैं। तो ये इसका एक्सपांशन हुआ। और अब आप देखें कि ये जो बात आपको लिखी थी, यदि आप कंपेयर करोगे तो -1 पावर आर एस सच है, एन सी आर एस सच है, और अब x की जगह पर कितना आ गया 1/2। तो यहाँ भी मैंने x की जगह 1/2 लिख दिया, तो ये बन गया। इस एक्सपांशन में दो x की जगह पर 3/4 है, तो मैंने x की जगह 3/4 लिख दिया। तो ये जो सारे सेकंड टर्म लिखी हुई है, वो सेकंड टर्म हमने विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपांशन लिखा है। सो ये आपने लर्न करना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। मतलब इसको हम 1 माइनस एक्स पावर एन लिख सकते हैं। तो ये सारे एक्सपांशन हमने उसकी हेल्प से लिखे। और कोई डाउट किसी को? हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 1/2 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं, हाँ वो भी हो सकता है। फिर जीपी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, बात वही है, 1/2 पावर एन बाहर रख दो तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आपने 1 लिखा, 1 लिखोगे और 1/2 पावर एन बाहर रहेगा, बात यही आएगी। बाकी सारी चीजें तो ऐसा सच रहेंगी। और कोई डाउट किसी को? हर संभार से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। लास्ट वाला कैलकुलेशन, कौन सा लास्ट वाला? लास्ट स्टेप ये ये देखिए, इसमें एलसीएम लेंगे तो इसको आप 1/2 पावर एन लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो बनेगा, इसको लिखेंगे 2 पावर n - 1/2 पावर n। तो ये वाला 2 पावर n इस 2 पावर n से कट जाएगा पूरा, तो डिनोमिनेटर में केवल 2 पावर n - 1 रह जाएगा, और न्यूमरेटर तो मैंने पूरा ऐसा लिखा है ये वाला। उसके बाद एलसीएम लिया तो 2 पावर mn - 1 और ये 2 पावर mn नीचे आ गया, तो ये फाइनल आंसर बन गया। मतलब इसको बस आपने इतना लिखना है और 2 पावर n काट देना है। और कोई डाउट किसी को? चलिए, डन। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट, हेडिंग डालेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। लास्ट टॉपिक का बायनोमियल थ्योरम का। हाँ, सर फिर इसके बाद कौन से चैप्टर चालू करेंगे? सर इसके बाद अब रिवीजन लोगे क्या बायनोमियल? हाँ, बाइनोमियल का रिवीजन होगा, उसके बाद टॉपिक डिसाइड होगा। तो मल्टीनोमियल थ्योरम
फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें पहली बात यह है कि हमने यहाँ पर मान लिया इफ n belongs to n and a1 comma a2 comma am they are any real numbers, क्योंकि अब जो बाइनोमियल में मैं a1 और a2 लेता, ट्राइनोमियल में a1 a2 a3 लेता, अब मल्टीनोमियल में ले रहा हूं तो मैंने बेस में एक्सपांशन के बेस में m टर्म्स लिए हैं, दे आर रियल नंबर्स और इंडेक्स हमारा कोई नेचुरल नंबर है। देन the value of this multinomial a1 plus a2 plus up to am index है n का, this is given by sigma n factorial divided by n1 factorial n2 factorial up to nm factorial, nm factorial into a1 power n1 a2 power n2 और up to am power nm, ये इसका एक्सपांशन होता है। मतलब इस मल्टीनोमियल एक्सपांशन की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल से लेके nm फैक्टोरियल तक और इनटू a1 पावर n1 a2 पावर n2 अप टू am पावर nm। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये कि वेयर ये जो आपके n1 n2 और nm है, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब तीन टाइप के नंबर हैं, इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, एक तो जीरो, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर और तीसरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब मैं नॉन नेगेटिव बोलता हूं, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का नहीं मतलब है ये हो गया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। मतलब ये जो n1 n2 n2 है, n1 n2 nm है, दे आर होल नंबर्स। चूंकि आप ये जानते हो कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, फैक्टोरियल जीरो होता है, या तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो या तो फैक्टोरियल जीरो पे लगेगा या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स पे लगेगा, मतलब नेचुरल नंबर पे लगेगा। इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है दैट मींस दे आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ये होल नंबर्स हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, कि इन सारों का सम n1 प्लस n2 अप टू nm, इन सभी का जो सम है वो इंडेक्स n के बराबर होना चाहिए। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, ये सब पे रिस्ट्रिक्शन हमने बनाया है। मल्टीनोमियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीन से ज्यादा यहाँ पर टर्म है बेस में, ये मल्टीनोमियल थ्योरम के कारण है। इंडेक्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर था तो इंडेक्स पे भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। दूसरा, ये जो आपने डिनोमिनेटर में n1 n2 nm लिखे हैं, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब दे आर बिलोंग्स टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ये कि इन सारों का जो सम है वो सम हमेशा इंडेक्स n के बराबर होना चाहिए। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इससे कंपेयर करेंगे और फिर फर्दर अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको भी इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यदि आप यहाँ पर m की जगह पर 2 ले लें तो आप ये बाइनोमियल में पहुंच जाओगे। तो मैं बाइनोमियल में पहुंचा के इसको दिखा रहा हूँ कि बाइनोमियल में जो चीज आपको दिखती थी वो मल्टीनोमियल में ऐसा दिख रही है।
जैसे यहाँ पर नोट में पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग, कि मैं यदि n की जगह पर 2 ले लूं तो ये एक्सपांशन अब आपको ऐसा दिखेगा। केवल 2 टर्म हम ले रहे हैं, बाइनोमियल बना रहे हैं, ये मल्टीनोमियल को बाइनोमियल बना रहे हैं। तो a1 प्लस a2 पावर n, जिसको आप अभी तक a प्लस b पावर n लिखते थे, लेकिन अब मैं यदि यहाँ पर a b c d लिखता जाऊंगा तो फिर वो 26 पे ही खत्म हो जाएगी, a b c d 26 तक ही है। तो अपन ने यहाँ पर a1 a2 नाम दे दिया। अब उसको 100 बनाना है, 1000 बनाना है, लाख बनाना है, जितने बेस में रखने हैं टर्म्स उतने रख सकते हैं। तो a1 प्लस a2 पावर n बाइनोमियल हो गया। और अब दिस एक्सपांशन इज गिवन बाय, क्या आएगा यहाँ पर, n फैक्टोरियल तो आता ही है ऊपर, और नीचे आएगा n1 इंटू n2 पे ये खत्म हो जाएगा। और अगली बात क्या आती है, a1 पावर n1 और a2 पावर n2। ये एक्सपांशन जो ऊपर लिखा है, यदि आप छोटे रूप में देखें तो ऐसा दिखेगा। अब ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन थे, आप बोलोगे सर ये तो अपन ऐसा लिखते थे। आपने जो लिखा था कि a प्लस बी पावर n का बाइनोमियल एक्सपांशन होता है सिग्मा NCR, फर्स्ट टर्म पे पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म पे पावर r। आप तो एक्सपांशन ऐसा लिखते थे। तो ये दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, क्योंकि आप यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो दिस कैन बी रिटन सिग्मा NCR का वैल्यू कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये NCR का वैल्यू होता है। ये फर्स्ट टर्म पे पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म पे पावर r। ये एक्सपांशन ऐसा लिखते हैं। और अब देखिए बात वही है कि मैंने यहाँ पर जब ये एक्सपांशन लिखा है तो यहाँ पर जो ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन यदि बाइनोमियल में देखोगे तो ये कैसी दिखेगी कि n1 प्लस n2 का सम n के बराबर होना चाहिए। मतलब मैं n1 प्लस n2 को n लिख सकता हूँ। तो अब देखिए बात वही है, ये आपका n1 फैक्टोरियल है और मैं n2 फैक्टोरियल को कितना लिख सकता हूँ, n माइनस n1। मतलब यदि आप इसको अगले स्टेप में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, सो वी कैन राइट दिस एज n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, या n2 का ऐसा रहने देते हैं n2 फैक्टोरियल, और इस n1 को अपन क्या लिख सकते हैं, n माइनस n2 फैक्टोरियल। और ये a1 पे पावर n1 की जगह n2 माइनस n माइनस n2 लिख दिया, और a2 पे पावर n2 लिख दिया। ये देखिए अब बिल्कुल वैसे ही बन गया, लिख सकते हैं। और ये सब हमने क्यों लिखा, क्योंकि n1 प्लस n2 का वैल्यू जो है वो इंडेक्स n के बराबर है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो मैंने सबको n2 के टर्म्स में ला लिया। ये जो n1 था, इस n1 को मैंने n माइनस n2 लिख दिया यहाँ से, और यहाँ पे भी जो n1 था उसको n माइनस n2 लिख दिया। तो हर जगह मैंने n2 के टर्म्स में बना लिया। अब यदि आप इस फॉर्मूला में n2 को r से रिप्लेस कर दोगे, n2 की जगह पर r लिख दोगे, तो आप देखो बिल्कुल वही मिल जाएगा आपको एक्सपांशन। तो ये बोथ आर दी सेम थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्सपांशन को मैंने बाइनोमियल में कन्वर्ट करके आपको बताया, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई, ये रिस्ट्रिक्शन का इंपॉर्टेंस बताया कि ये रिस्ट्रिक्शन को भूल मत जाना, बिना इसके ये होगा नहीं। यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स लिखे होंगे, इन सब का सम इंडेक्स के बराबर होना बहुत जरूरी है। सो ये कंपैरिजन आपको बताया। अभी तक अपन ऐसा पढ़ते आ रहे थे, चूंकि मेरे को यहाँ पर 2 से ज्यादा टर्म लिखने हैं, तो मैंने A B C D ऐसा लेने के बजाय A1 A2 A3 A4 लिख लिया, ठीक है। सो वो अब आपको ऐसा दिखेगा। बात दोनों सेम थिंग है। तो आपने ये मल्टीनोमियल का फॉर्मूला लर्न करना है। इतनी बात नोट कर लें, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लें। सर बोलो। वो n1 और n2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी क्या? n1 और n2 का वैल्यू नहीं, ये तो आपने क्वेश्चन में, जैसे आपको यहाँ पर r का वैल्यू दिया होता है क्या? नहीं, ये तो जब आप एक्सपांशन लिखते हो, तो जब आप फर्स्ट टर्म लिखोगे तो r की जगह पर 0 लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखेंगे तो r की जगह पर 1 लिखेंगे, तो वैसा ही अपने आप एडजस्ट करेगा।
तो क्वेश्चन में नहीं दिया होता। क्वेश्चन में कैसा क्या दिया होता है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। जैसा मैंने इसको मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में आपको बताया, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको दूंगा यहाँ पर, तो अपन वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से आप N1 N2 को वहां पर लाएंगे। क्वेश्चन में N1 N2 दिया नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब तक आपके सामने नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कम हो पाएगा आपको। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए। और सर हाँ, सिग्मा लिमिट सिग्मा की जो लिमिट्स हैं वो तो वही है, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेंगी, 0 से लेके n तक, जितने आप यहाँ पे टर्म्स लोगे। यहाँ पर सम चूंकि ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्म्स इस m पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूरा एक्सपांशन लिखने नहीं आता है। जैसे अभी तक आप बाइनोमियल के क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया कि x² + 3/x⁻300, इसमें मैं आपको 301 टर्म्स पूरे लिखने को नहीं बोलता। वहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब आपको ये 301 टर्म में ये पता लगाना है कि x² वाले टर्म कहाँ कहाँ बन रहे हैं, उनके कोएफिशिएंट का सम निकालना है। तो बिल्कुल इसी एक्सपेंशन में भी आपको जो वैल्यूज लिखनी है, देखिए यहाँ पर जब आप इन टर्म्स ऑफ r लिखते थे तो r का रिस्ट्रिक्शन 0 से लेके n तक था, तो हमेशा अपर लिमिट जो है इंडेक्स वो तो आपकी n ही रहेगी और स्टार्टिंग जो है वो 0 से ही रहेगा। चूंकि n जो इंडेक्स है, अपर लिमिट फाइनल वहीं पर खत्म हो जाती है। NCR वैलिड है जब तक आप r का वैल्यू n से ज्यादा नहीं लोगे। तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक आपने जाना है। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू n, तो 0 से n तक ही लेंगे इंडेक्स उसका। और कोई क्वेरी हो गया? हाँ ना तो बोलो। नो सर, नो डाउट। चल, सर लास्ट ब्रैकेट पे क्या लिखा है? लास्ट ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल लिखा है। दूसरा, अब आपको यहाँ पर इसी एक्सपांशन से रिलेटेड मेरे को बातें करनी है, तो ये पहले सर हाँ बोलो। सर आप पेपर डिस्कशन डाउट क्लास में करोगे कि कल की मैथ्स की क्लास में? सैटरडे क्लास में होगा ना, बताया ना। दूसरा देखिए पॉइंट, क्योंकि मेरे को इसी एक्सपांशन से लिखना है पॉइंट्स को, तो मैं ये एक्सपांशन सामने ही रख रहा हूँ। इसी एक्सपांशन को देखते हुए अब हम अगला दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, जो कि अब आप जानते भी हो कि इस एक्सपांशन में मेरे को यदि नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। सो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया। ये बाइनोमियल में कन्वर्ट करके बताया। नोट में दूसरा पॉइंट है, ये है मल्टीनोमियल का फॉर्मूला। अगली बात जो है हमारी, इसी मल्टीनोमियल थ्योरम को फिर से हम लिख रहे हैं, यही लिखा हमने पूरा। अब इसमें अगली जो बात है नोट में, दूसरी बात वो है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये आप पहले भी लिख चुके हो। बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। ट्राइनोमियल आएगा तो n+2c2 होता है, ठीक है। यदि बेस में 4 टर्म्स हैं तो फिर n+3c3 होता है। अब यहाँ बेस में m टर्म्स हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा n+m-1 ठीक है। ये आपको पिछला थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे a+b⁻n बाइनोमियल लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, इंडेक्स से एक ज्यादा, तो उसको आप क्या लिखते थे, n+1c1। यदि आप ट्राइनोमियल लोगे a+b+c⁻n तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2c2 होते हैं। जितने टर्म्स यहाँ हैं उससे एक कम यहाँ आता है और वही नंबर यहाँ पर आता है। यदि आप a+b+c+d लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n+3c3 होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर यदि m टर्म्स लिए हैं बेस में, तो यहाँ पर जो नंबर है वो इन नंबर से एक कम आता है। जैसे यदि m नंबर लिए तो यहाँ m-1 m-1 हो गया। ये देखिए 3 3 ले लिए, 4 है
3 है तो 2 2 ले लिया, 2 है तो 1 1 ले लिया। इस तरीके से वी गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस मल्टीनोमियल थ्योरम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला n प्लस m c सॉरी n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन में। ये दूसरा नोट है। तो इसे वही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखा है। और ये बातें आप जानते हैं, ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और जब बेस में m टर्म्स होंगे तो फॉर्मूला ये है n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। अगली बात है कि आपको इसका कोएफिशिएंट यदि पूछा जाए तो इसका कोएफिशिएंट ये होता है। सो अगला जो थर्ड पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ, तीसरा a1 पावर n1, a2 पावर n2 up to am पावर nm in expansion of is n factorial upon n1 factorial up to nm factorial। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि n1 n2 nm यही वाले रिस्ट्रिक्शन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट इन सभी का सम n के बराबर होना चाहिए, वही इन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी रहेगा। सो दिस इज द कोएफिशिएंट। सर एक बार फिर से थर्ड वाला पॉइंट बताइए ना। इसमें कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट पूछा है तो ये तो एक्सपांशन हमने याद कर लिया। अब इसका कोएफिशिएंट आपसे पूछेंगे तो इसका कोएफिशिएंट ये है, बस वही लिखा। कोएफिशिएंट ऑफ दिस, ये होल टर्म का कोएफिशिएंट इस एक्सपांशन में कितना होता है, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल से लेके nm। यही चीज लिखी है, ये पूरी की पूरी एज सच लिखी है, मतलब वही का वही एक्सपांशन लिखा है, बस मैंने उसको स्प्लिट करके बोल दिया कि यदि ये एक्सपांशन है तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ये लिखा हुआ। नोट कर लीजिए इसको, थर्ड पॉइंट। सर मतलब वो जो a1 टू द पावर n1 a2 तो और n2 वो जो पूरा टर्म है वो पूरा वेरिएबल है, उसमें मतलब नंबर एक भी नहीं आएगा? उसमें नंबर दिए जाएंगे आपको, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फाइंड द, जैसे मैंने यहाँ पर a b c मान लो ये दिया, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। समझ में आया आपको? a b स्क्वायर c क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो n1 n2 n3 आपको फिक्स करके दिए जाएंगे, इसका कोएफिशिएंट आपने बताना है। समझ में आया अभी? अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक, कोई क्वेश्चन देंगे तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपको। और कोई डाउट है किसी को, पूछते जाइए। सर हाँ तो इसमें भी हमें अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा तो x की वैल्यू 1 पुट करके निकाल सकते हैं? हाँ, यदि कहीं पे भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है, इसका मतलब वेरिएबल हटा देना है, तो सीधा आपको, आपन ने क्वेश्चन किया भी था एक ट्राइनोमियल का सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा था जिसका आंसर 3 पावर 8 आता था या 6 पावर 8 आया था, सॉरी, है ना, कल क्वेश्चन किया था 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर 8 ऐसा कुछ था, तो वहां पर x को 1 डाल के 6 पावर 8 आंसर बनाया था, वो ट्राइनोमियल का ही तो क्वेश्चन था। तो ट्राइनोमियल के बजाय मल्टीनोमियल दिया हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, यदि वेरिएबल दिए तो सारे वेरिएबल हटा के केवल कोएफिशिएंट का सम पूछा है तो x की जगह 1 डालना है हमेशा। चलिए, और कोई क्वेश्चन? अगली बात लिखेंगे इसमें, अब कोएफिशिएंट के बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं फोर्थ पॉइंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितना होगा यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, फोर्थ पॉइंट,
इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज गिवन बाय n factorial upon q factorial raised to the power n minus r into q plus 1 factorial raised to the power r. q plus 1 factorial raised to the power r. यहाँ पर m है तो ये m आएगा। अब ये q क्या है, r क्या है और m क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आप इस फॉर्मूला को बाइनोमियल में जाके कंपेयर कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके बताया था। तो वेयर Q क्या है, तो वेयर Q इज द quotient and small r is remainder when n is divided by m। मतलब ये जो इंडेक्स है n, यदि आप इसको इस m से डिवाइड करेंगे तो n को m से डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा वो कोशिएंट q है, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर की वैल्यू r है। m यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया होगा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो m की वैल्यू होगी और n तो आपका इंडेक्स है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मल्टीनोमियल थ्योरम। एक बार देख लीजिए इसको, कोई क्वेरी, कोई सवाल आपका उठ रहा है तो पूछिए। मतलब क्वेश्चन में यदि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो आपने इस तरीके से लिखना है, n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल रेज टू दी पावर m माइनस r। याद रखें यहाँ भी फैक्टोरियल है और यहाँ पर q से एक ज्यादा करके फैक्टोरियल है, पावर r दिया है। r रिमाइंडर है, q कोशिएंट है, m क्वेश्चन में दिया होगा, n क्वेश्चन में दिया होगा। m और n दोनों क्वेश्चन में दिए होंगे और जब n को m से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो ये 10 दिया है और ये 3 दिया है, तो 10/3 जब आप करोगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा तो कोशिएंट 3 हो गया, रिमाइंडर 1 बचेगा तो r का वैल्यू 1 हो गया। n और m क्वेश्चन में दिए होंगे, तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, देन यू गेट दी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन दिस मल्टीनोमियल थ्योरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हाँ बोलिए सर। क्वोशिएंट मतलब जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे। हाँ जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे इंडेक्स 10 दिया है, मान लो यहाँ पे 3 दिया है बेस में, a प्लस बी प्लस सी पावर 10, तो a प्लस बी प्लस सी पावर 10 को 3 से डिवाइड करना है। 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद 3 टाइम डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो कोशिएंट 3 आ गया और रिमाइंडर बचेगा 1, तो r का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यदि n 10 और m 3 दिया है तो कोशिएंट 3 आता है और रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पर q की जगह पर 3 और r की जगह पर 1 लेना है। और कोई डाउट? सर बोलिए सर। सर वो जो मतलब वो सिग्मा वाला लिखा है ना आपने सेकंड लाइन में ऊपर से, सिग्मा एन फैक्ट, हाँ वो वाला, वहाँ पे सर मतलब अगर अपन लिमिट्स भी पुट करेंगे r इक्वल्स टू मतलब x से n तक, तो सर वो वहाँ वो वाले टर्म में तो r तो आ ही नहीं रहा है। नहीं, r पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर ये m पे रिस्ट्रिक्शन आएगी। m की वैल्यू जी, पहले अपन जो एक्सपेंशन लिखते थे वो r के टर्म्स में लिखा था, ये अपन ने m के टर्म्स में लिखा है, तो m पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपन वहां पे। अच्छा ठीक है सर। ओके। चलिए एक लास्ट बात इससे रिलेटेड अब मैं लिख रहा हूँ कंप्लीटली। देखिए यहाँ पर तो मैंने केवल नंबर लिखे हैं। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आपने अभी तक इसमें करे हैं। एक तो
आपको ए बी सी डी देते हैं, या फिर वहां पर वेरिएबल वाले टर्म देते हैं, जैसे आप बाइनोमियल में भी करते हुए आए कि मैं आपको जैसे दे दूं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पावर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पावर 10, तो यहाँ पर दोनों टर्म वेरिएबल वाले हैं। और आप जब शुरुआत किए थे बाइनोमियल थ्योरम की, तो वहां पर हमने दोनों टर्म जैसे a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का क्यूब, वहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो अपने कांस्टेंट वाले हो गए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो बेस में टर्म्स दिए हैं ये हमेशा नंबर ही दिए हों, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स भी दे सकते हैं, और जब ये इन टर्म्स ऑफ एक्स देंगे तो आपको एक्स की कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट भी पूछते हैं। तो जब ये एक्सपांशन को आपको एक्स के टर्म्स में दिया जाएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अपन उस पर अब डिस्कशन कर रहे हैं। सो सर n हमेशा m से बड़ा रहेगा क्या? हाँ, वो बड़ा ही रहना पड़ेगा। अगली बात फोर्थ पेज पे है, तो लिखिए यहाँ पर पहली अपनी दो बातें वही हैं कि n आपका नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n है, और दूसरा a1 a2 a3 am जो है वो आपके रियल नंबर, जो सबसे पहली बात हमने लिखी थी। तो जो भी नंबर है पॉइंट थर्ड, इफ इंडेक्स इज नेचुरल नंबर, बेस के नंबर्स a1 a2 up to am they are belongs to set of real number, then कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r। अब देखिए यहाँ पर जब x के टर्म्स में आपको पूछा जाएगा तो हमको एक्सपांशन में भी x चाहिए होगा। एक्सपांशन विदाउट x रहेगा तो फिर x का कोएफिशिएंट आपसे नहीं पूछ सकते हैं। तो वो कैसा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ a1। अब मैंने इनमें x डालना शुरू किया, a2x प्लस a3x स्क्वायर, हर टर्म के साथ में एक एक x डाल दिया, और am x पावर m माइनस 1 पावर n, ये है। तो अब यहाँ पर आपको इस तरीके के, देखो इसके पहले जो मैंने लिखा था वो विदाउट x लिखे थे, मतलब वो समझ लीजिए कि जैसा लिखा है a प्लस बी का पावर 3। अब मैं वहां पर आपको बोल रहा हूँ a की जगह पर मैंने 3/x और b की जगह पर मैंने 2x ले लिया, दोनों जगह पर x डाल दिया। और फिर आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं कि वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, या वी हैव टू फाइंड द टर्म कंटेनिंग x पावर 2, वैसे क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ पर भी है, यदि अब आपको इस तरीके का मल्टीनोमियल थ्योरम दे रखा है और मल्टीनोमियल थ्योरम में बेस के टर्म्स x को कंटेन करने वाले हों, और आपको पहचानना है x की कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर, एक पावर कम आ रहा है, जो सफिक्स है उससे एक पावर कम है, और am x पावर m माइनस 1 होल पावर n। तो यहाँ पर जो इसका कोएफिशिएंट है, जो आपने अभी एक्सपांशन लिखा था, बिल्कुल वो सही होता है, इट इज सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, और अप टू nm फैक्टोरियल, a1 पावर n1, a2 पावर n2, अप टू am पावर nm। ये है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r। मतलब पूरा का पूरा जो एक्सपांशन हमने पहले लिखा था वही एक्सपांशन का कोएफिशिएंट है, सेम। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वही है कि वेयर n1 n2 nm ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, वेयर n1 n2 nm they are belongs to set of whole numbers। set of whole numbers का मतलब वही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक बात। दूसरी बात,
ये n1 n2 और nm का सम है, ये आपका इंडेक्स n के बराबर होना चाहिए, ये वाला इंडेक्स। और साथ में इस पे एक रिस्ट्रिक्शन और है कि ये जो आपकी पावर्स हैं, इन पावर्स में n2 से लेके n2 2n3, ये जो r का कोएफिशिएंट आपने फाइंड करना ना, साथ में n2 प्लस 2n3 अप टू m-1 nm, ये इंडेक्स r के बराबर होना जरूरी। इतनी रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे तो आप x पावर r का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और चूंकि ये अपन जनरल लिख रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ टर्म्स लेके कर रहे हैं, जब आपको यहाँ पे 3 दिया होगा, 4 दिया होगा और यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा, तो आप ज्यादा अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इसको लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिग्मा का आपका कंफ्यूजन है कि सिग्मा पे लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक लोगे और इसको क्वेश्चन में यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो इसी कंसेप्ट पर बेस, मैं इसी कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि ये रिस्ट्रिक्शंस आप कैसे यूज करोगे, इसी कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ओवरऑल ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो पाए। तो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी बातें वही हैं जो हमने पहले लिखी थी, बस एक्सपांशन में जो मैं पहले A1 A2 AM तक लिख रहा था, बस उसमें मैंने केवल वेरिएबल वाले टर्म्स डाले हैं। ठीक है, और जब वेरिएबल वाले टर्म्स आ गए तो पूरी एक्सपांशन वही लिखी है, बस चूंकि हमने यहाँ पर वर्ड डाला है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, तो चूंकि ये x पावर r का कोएफिशिएंट है इसलिए x वाला टर्म मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये कोएफिशिएंट को डिनोट कर रहा है। तो जब ये x पावर r बनाना है तो पहली दो रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल सेम है, ये आपने पहले एक्सपांशन में भी लिखी है, ये भी पहले एक्सपांशन में लिखी है, लेकिन जब आप कोई पर्टिकुलर पावर ऑफ x कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तब ये रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि इनका जो सम है वो r के बराबर होना चाहिए। अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कोई सवाल मन में आ रहा है तो पूछिए। सर सर वो लास्ट वाली हेलो, क्या बोले मयूर? हेलो सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं समझी। हाँ, लास्ट वाली इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको यदि इसको और ज्यादा क्लियर करना है तो आप इसको बाइनोमियल से कंपेयर करो। जब आप x पावर r कैलकुलेट करते थे, वहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखा था r कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला से आप इसको कंपेयर करके याद रख सकते हो, वरना इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे तो एक क्वेश्चन आप पहले देख लो तो आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अपन इसको ट्राई करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of x power 5 in the expansion of एक्सपांशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पावर 5। ये है क्वेश्चन, x पावर 5 का कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन। अब देखिए ये आपको ट्राइनोमियल दिया है, अब ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला है वो आपका n प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन। यहाँ पर m माइनस वन की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, तो 5 प्लस 2 मतलब 7c2, और 7c2 का वैल्यू आता है 21। तो इसका एक्सपांशन में टोटल 21 टर्म्स आएंगे। अब वो 21 टर्म्स में आपको x पावर 5 का जो भी टर्म आएगा, x पावर 5 को कंटेन करने वाला जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, सो अब अपन इससे कंपेयर करेंगे, देखें कैसे निकालेंगे। ये पूरी थ्योरी का मैं आपको यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए कोएफिशिएंट मेनली केवल इतना ही होता है,
तो आप यहाँ पर लेके यही लिखोगे, n फैक्टोरियल लिखोगे। n फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा 5 फैक्ट, क्योंकि इंडेक्स 5 का है, तो n की जगह 5 आएगा। नीचे n1 n2 n3 पे खत्म हो जाएगा, 3 ही आएंगे, n1 n2 n3। अब यहाँ पर a1 क्या है, तो a1 क्या है कि ये सफिक्स जो होता है वो है, तो यहाँ पर a1 पावर n1 मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ये 1 पावर n1 आएगा, -1 पावर n2 आएगा और -2 पावर n3 आएगा। तो जब आप इस एक्सपांशन को लिखोगे इसके टर्म्स में, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज सिग्मा। अब ये सिग्मा कैसे यूज वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिग्मा तो लगाएंगे, n की जगह पर कितना लिखेंगे 5, n1 n2 n3 अपने एस सच रहेंगे। यहाँ पर a1 a2 a3 की जगह पर क्या आएगा, बेस के नंबर लिखने, वेरिएबल नहीं लिखना। तो कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 1 -1 और -2, और अब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 का सम 5 के बराबर होना चाहिए, इंडेक्स के बराबर, और n2 प्लस 2 n3 इस पे खत्म हो जाएगा। तो n2 प्लस 2 n3 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, r मतलब 5 है। यदि मेरे को x पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा तो ये 5 लिखूंगा, x पावर 4 पूछा तो यहाँ 4 से कंपेयर करूंगा, x पावर 3 पूछा तो यहाँ पे 3 से कंपेयर करूंगा। मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बनेगा वो ये है कि coefficient of x power 5 in this expansion, x square minus x minus 2 power 5 is sigma n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial। जितने टर्म्स हैं उतने फैक्टोरियल लेंगे। पहला कोएफिशिएंट है 1 पे पावर लगाएंगे n1 का, दूसरा है -1 उस पे पावर लगाएंगे n2 का, और तीसरा है -2 उस पे पावर लगाएंगे n3 का। अब आपकी रिस्ट्रिक्शन वेयर, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है कि n1 n2 n3 आपके होल नंबर्स होना चाहिए। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है ये जो n1 n2 n3 का सम है ये इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन ये है कि n2 प्लस 2n3 का जो वैल्यू है ये r के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे r भी 5 है इसलिए बराबर 5। तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि ये n1 n2 n3 कैसे डिसाइड करेंगे, तो n1 n2 n3 के लिए रिस्ट्रिक्शन ये है, ये ऐसे डिसाइड होते हैं। अब आपको साथ में ये भी लिख देता हूं कि n1 n2 n3 दे आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब आप इनको नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो, ये आपके कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ये है कोएफिशिएंट। अब आपको इन तीन बातों को सेटिस्फाई करने वाली n1 और n2 और n3 की वैल्यू निकालनी है, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, साथ में इसको भी सेटिस्फाई करती हो। तो देखिए अब मैं एक टेबल बना के ये n1 n2 n3 की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है सब लिख रहा हूं। यहाँ पर लिखा है n1, यहाँ पे लिखा है n2, यहाँ पर लिखा है n3। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं इनकी वो आप देखिए। तो सबसे पहला जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो है कि मैं यदि n3 का वैल्यू 0 ले लेता हूं, यदि मैं n3 को 0 ले लूं, क्योंकि होल नंबर्स ले सकते हैं, तो n2 का वैल्यू अब मेरे को 5 लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इन तीनों का सम जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए, तो ये मैंने 0 ले लिया। अब मैं n3 का वैल्यू नेक्स्ट होल नंबर, पहले मैंने 0 लिया था, अब मैं n3 का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो अब मैं यदि n3 की जगह पर 1 ले लूं तो ये 2 हो जाए, 2 + 3 5, तो इसको मेरे को 3 लेना पड़ेगा। और अब इन तीनों का सम जो है वो 5 आना जरूरी है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो अब इसको भी 1 लिखूंगा। अब मैं n2 का वैल्यू 2 लूंगा तो ये 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 5 बनाने के लिए n2 को मेरे को 1 लेना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका 3
3 + 2 भी आएगा 5। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही अब n3 को नेक्स्ट नंबर 3 लोगे तो ये 3 2 या 6 हो जाएगा, और अब मैं इसको नेगेटिव रख नहीं सकता क्योंकि वो होल नंबर्स है। इसलिए यही 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस तरीके से आपको n1 n2 n3 मिलेगा। अब ये जो पहला केस है, ये जो दूसरा केस है, ये जो तीसरा केस है, ये एक एक करके आप यहाँ पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनी, 3 सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो एक बार आप n1 n2 n3 का वैल्यू यहाँ पर डालोगे, ये फिर प्लस ये है वो सिग्मा का यूटिलाइजेशन। सो देयरफॉर अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कोएफिशिएंट। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज, सबसे पहली वैल्यू 5 फैक्टोरियल, मैंने ये वैल्यूज ले ली, 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 पे पावर 0, -1 पे पावर 5 और -2 पे पावर 0, फिर प्लस का साइन। अगला सेट ऑफ वैल्यूज लो, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 पे पावर 1, -1 पे पावर 3, -2 पे पावर 1। लास्ट पॉसिबिलिटी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 2, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 पे पावर 2, -1 पे पावर 1, -2 पे पावर 2। अब इन सबको कैलकुलेट करिए। सो देयरफॉर दिस गिव्स यू, ये तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 1 होता है, ये 1 आएगा, ये नेगेटिव -1 आएगा और ये 1 आएगा, मतलब ओवरऑल इस टर्म की वैल्यू -1 आएगी। अब इसको कैलकुलेट करें, 5 फैक्टोरियल 120/6 120/620 होता है, और यहां से आएगा -2, यहां से आएगा -1, ये +2 हो जाएगा, तो ये +40 आएगा। देख लेना आप कैलकुलेशन, +40। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहली बात तो नेगेटिव साइन आएगा, दूसरी बात 120/4 30 होता है, और ये 4 और आएगा तो 120 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -81 इज द आंसर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 -81 आता है। अब आप देखिए, अब आपको कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो बताइए। ये है, जितना भी आपका जो डाउट था वो इस एक कंसेप्ट से मैंने क्लियर किया कि इस तरीके से आप x पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालोगे इस एक्सपेंशन। अब आप x पावर 4 भी निकाल सकते हो, x पावर 3 भी निकाल सकते हो, बस ये रिस्ट्रिक्शन फुलफिल करने हैं। मान लो मैं यहाँ पर 4 टर्म देता, 1 2 3 ही दिए हैं, अभी 1 2 3 4 टर्म देता, तो फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या बनती, n2 + 2n3 + 3n4 बराबर इंडेक्स। एक एक बढ़ाते जाना, जहां पे ये खत्म हो जाए वहीं तक लेना है बस। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट कि जब आपको इस तरीके से ट्राइनोमियल में कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट, अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, अभी तक अपन केवल, जैसे मैं इसमें पूछूं कि सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, तो फिर आपने x की जगह पर 1 डालना है। जब आप x की जगह पर 1 डालोगे तो -2 पावर 5 मतलब -32 आ जाएगा, वो सम ऑफ कोएफिशिएंट होगा। बट यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं पूछा, यहाँ पर x पावर 5 का कोएफिशिएंट 21 टर्म्स बनेंगे, 21 टर्म्स में x पावर 5 जहां जहां बनेगी उनके कोएफिशिएंट का सम हमको निकालना था, तो उनके कोएफिशिएंट का सम आता है -81। सर हाँ बोलिए। सर सर जैसे वो टेबल से n1 n2 n3 की तीनों की अपन को 3 वैल्यूज मिली, तो सर ऐसा कोई तरीका है जिससे अपन पता कर सके कि इनके अपन को कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है जब अपन वैल्यूज पुट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ज्यादा नंबर ऑफ सेट वैल्यूज नहीं मिल, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेंगे नहीं, तो या तो कभी कभी आप देखो क्वेश्चन में 2 ही वैल्यू मिलती है, कभी 1 ही मिलती है, कभी 3 मिलती है, 3 या 4 बहुत ज्यादा हो गई, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए आपको वो नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, क्योंकि केवल मेरे को ये बताना होता कि 10 में से 3 सेलेक्ट करना है कि 10 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो अपन वो निकाल सकते थे। बट यहाँ पर मजबूरी ये है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि डायरेक्टली आप
ऐसी वैल्यूज बता सकूं n1 n2 n3 की कि जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये इनडायरेक्टली ऐसा हो गया कि वी हैव टू फाइंड 3 अननोन्स विद दी 3 इक्वेशंस। मेरे को 3 अननोन्स की वैल्यूज निकालनी है और 3 अननोन्स की वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख के नहीं बता सकते जब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर लो। तो इसलिए देयर इज नो मेथड कि आप पहले ही बता पाएं कि इतनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी n1 n2 n3 की, वो आपको करके ही देखना पड़ेगा। तो सबसे जो सुटेबल तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि वैसे आप देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो कोई एक को फिक्स कर लो और उसको डालना, एक एक करके बढ़ाना शुरू करो। जैसे मैंने यहाँ पर n3 फिक्स कर लिया था, फिर मैंने n3 को सबसे पहला जो मिनिमम वैल्यू होल नंबर से शुरू करना था, इसलिए मैंने उसको 0 डाला, फिर मैंने 1 डाला, फिर 2 डाला, उससे आपको सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। इस तरीके से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई एक फिक्स करके उसको पुटअप करना शुरू करो। ठीक है सर। ओके सर, और कोई डाउट किसी को? सर हाँ बोलो, अंकित को कौन है डाउट, किसको है? आयुष? सर वो आपने n1 n2 और n3 क्यों लिए, मतलब n4 में? जैसे जैसे आप वो लेते थे ना, बाइनोमियल होता था तो 2 लेते थे, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ट्राइनोमियल होगा तो 3 लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे 4 टर्म दिए होंगे तो 4। तो एक्चुअली ये जो n1 n2 n3 है, ये जो इसके 3 टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट पे पावर बनाता है, तो वो सफिक्स में आते हैं आपके, ठीक है। तो ओके अभी सर। आप, हाँ, इसमें एक चैप्टर और पढ़ोगे आगे चल के, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पर मैं आपको डिवीजन बताऊंगा, बहुत लास्ट में है वो चैप्टर के। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, जैसे आप कार्ड्स खेलते हो, ठीक है, और 52 कार्ड्स को मेरे को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो डिवाइड के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वहां पर आप देखोगे जितने ग्रुप में डिवाइड करना होता है, जैसे 4 ग्रुप में डिवाइड करना है तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल आता है, तो यहाँ पे 3 में डिवाइड करना था तो 3 फैक्टोरियल बने, तो वहां पे और ज्यादा ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको बाइनोमियल से कंपेयर करके लर्न कर सकते हो कि बाइनोमियल में हम लिखते थे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब मैंने n माइनस r को n1 मान लिया है और n फैक्टोरियल को n2 मान लिया है, तो वो n1 और n2 बन गए, 2 बन गए। बाइनोमियल होगा तो 2 बनेंगे, ट्राइनोमियल होगा तो 3 बनेगा। ऐसा जितने भी टर्म दिए होंगे उतने फैक्टोरियल आपने यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। और जो आप लोगे उन सभी का सम इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, ये फुलफिल्ड होना जरूरी है। सर और वो n2 प्लस 2 n3 वो वाला नहीं समझे थोड़ा। ये तो आप देखिए, जब भी कहीं से भी होगा, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, तो उस सारे केसेस में आपको वैल्यू जो लेनी है वो हमेशा, जैसे 3 दिया था तो 3 पे खत्म होगा। मान लो यहाँ पे 4 दिया है तो फिर आप n2 2n3 3n4 पे खत्म करोगे। 5 दिया है तो 4 पे खत्म होगा। 4 पे खत्म कैसे होगा? n2 2n3 3n4 4n5 पे खत्म हो जाएगा, तो 4 टर्म्स आएंगे बेस में, तो वो रिस्ट्रिक्शन है वो आप। हाँ बोलो मानसी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है? 1 होती है 0 फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। सुनाई दिया? यस सर। ठीक। सर हाँ बोलिए। सर जैसे अपन ने मतलब पहले सबसे जो जनरल लिखा था अपन ने एक्सपेंशन, वो लिखा था a1 प्लस a2 प्लस am तक, और फिर एक x के टर्म्स में लिखा अपन ने a1x प्लस a1 प्लस a2x, ऐसा वाला लिखा। तो सर जो सबसे पहला एक्सपेंशन था उसमें a1 a2 ये पूरे टर्म को मतलब सिंबलाइज कर रहे थे ना? हाँ हाँ, जैसे a प्लस बी, जैसे आप पढ़ते हैं ना a प्लस बी का स्क्वायर, हाँ तो वहां पर कांस्टेंट वहां तो वेरिएबल की बात ही नहीं आएगी। तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ये बताया था कि यदि मैं a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 दे दूं और फिर मैं उसमें पूछूं a प्लस बी प्लस सी पावर 3 में कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 2 b पावर 1 c पावर 3, तो वहां पर x का कोई काम ही नहीं है, हाँ सर। ठीक है। और दूसरा, जब आपको x के टर्म्स में देंगे तो फिर x की कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट पूछेंगे। जैसे मैंने ये x के टर्म्स में दिया था तो यहाँ x पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा था। तो सर जो स्टार्टिंग वाला जो था आपने बोले a प्लस बी प्लस सी पावर क्यूब वाला, तो उसमें a1 a2 अपन वो नंबर्स वो जो टर्म है उसी को लेंगे ना, a b c को, वही या वही फिर
नहीं वही नंबर लेंगे, वेरिएबल छोड़ के सब लेते हैं जो कुछ भी लिखा है। अब जैसे मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दूं किसी नंबर से, इसको मैंने ए से, इसको बी से, इसको सी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, नंबर साइन। ओके सर। और सर वो जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला था वो हाँ। x के लिए नहीं था ना जो आपने लिखाए थे? नहीं ओके, तो ये जो अभी अपन ने एग्जांपल की उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो? नहीं, इसमें जब आएगा आपको तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के बजाय यहाँ पर सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछते हैं आपसे, तो वो तो अपन जानते हैं कि वेरिएबल वाला जब क्वेश्चन आता है ना तो वेरिएबल में सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ लेते हैं, और सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए फिर अपन ने ये यूज करना है, डायरेक्टली एक्स की जगह पर 1 डाल देना है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। नहीं, वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, काई की वैल्यू नेगेटिव लेना है प्रणव? होल नंबर्स हैं ये, n1 n2 n3 होल नंबर्स हैं, मतलब नेगेटिव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन पर फैक्टोरियल लगाया, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का नॉट डिफाइंड होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मैं 3 फैक्टोरियल बोलूं तो पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। ओके तो लिख दो कुछ। चलिए ठीक है, सो इसे एक दो क्वेश्चन और अपन अगली क्लास में करेंगे, तब जाके अपन इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।